हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2023 को बजट प्रस्तुत किया गया और उस बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। बजट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो ग्रोथ रेट से रिलेटेड है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो विकल्प ए है 6, विकल्प बी है 7, विकल्प सी है 8, विकल्प डी है 7.5। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वो बी है। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका आया है वो विकल्प बी सही है, यानी 7% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स आना चाहिए कि जीडीपी जो होता है वो क्या होता है, और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और रियल जीडीपी क्या होता है। जीडीपी 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब या ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें से आप किसी भी चीज को घटाते नहीं, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस। डोमेस्टिक का मतलब ये होता है विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी हमारी जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसे हम कहते हैं घरेलू उत्पादन। तो आपको ये टर्म क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब नॉमिनल जीडीपी जो होता है उसमें आप जानते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो निकाला जाता है वो चालू मूल्य के आधार पर निकाला जाता है, जिसे हम करेंट प्राइस कहते हैं। नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज जीडीपी गिवन इन करेंट प्राइसेस विदाउट एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन। यानी सरल भाषा में अगर कहें तो नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन जुड़ा रहता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो होता है उसमें डिफ्लेशन भी जुड़ा हो सकता है। अगर मंदी है या महंगाई है तो ये दोनों चीजें उसमें एडजस्ट होती है ना। क्लियर हो गया होगा आपको। Current price estimates of GDP are obtained by expressing values of all gross and services produced in the current reporting period। यानी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या फिजिकल ईयर में या एक वित्त वर्ष में जो वस्तुओं और सेवाओं का वर्तमान मूल्य है उसके आधार पर हम नॉमिनल जीडीपी की गणना करते हैं। आपको समझ में आया हो? तो अब हम ये जानते हैं कि रियल जीडीपी क्या होता है, यानी जो वास्तविक जीडीपी है उसका क्या अर्थ होता है। रियल जीडीपी इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड calculation that analyzes the rate of all commodities and services manufactured in a country for a fixed year। फिक्स्ड ईयर का यहाँ पे अर्थ है फाइनेंशियल ईयर और फिजिकल ईयर से। इसका मतलब ये होता है कि नॉमिनल जीडीपी में से यदि हम इन्फ्लेशन को घटा देते हैं तो हमारा रियल जीडीपी आ जाता है, या जो डिफ्लेशन है उसको एडजस्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, रियल जीडीपी आ जाएगा। इट इज एक्सप्रेस्ड इन फाउंडेशन ईयर प्राइसेस एंड रेफर्ड टू एज ए फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस। अब देखो रियल जीडीपी जो है वो कैसे निकाला जाता है, बेस ईयर के आधार पर उसकी गणना की। तो आधार वर्ष आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है आधार वर्ष। आधार वर्ष का मतलब ये होता है कि जिस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी समष्टि अर्थव्यवस्था की जो दशाएं हैं वो कैसी होती है, सामान्य होती है, तब उस वर्ष को हम बेस ईयर। इट इज ऑल्सो नोन इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी और कांस्टेंट प्राइस। देखिए दो बातें कही गई है। संशोधित जीडीपी, कैसे संशोधित, यानी मुद्रास्फीति संशोधित जीडीपी कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं स्थिर मूल्य पर आधारित जीडीपी। ओके, स्थिर मूल्य हम कैसे निकालते हैं, स्थिर मूल्य की हम गणना करते हैं बेस ईयर की। तो ये है
जो कि ग्रोथ रेट से रिलेटेड। अब हम दूसरे प्रश्न को, दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो इनकम टैक्स स्लैब पर आता है। बजट 2023-24 में आयकर दाताओं के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो पहला विकल्प है 5 लाख रुपए, दूसरा विकल्प है 7 लाख रुपए, तीसरा विकल्प है 6 लाख रुपए और चौथा विकल्प है 8 लाख। तो इसमें से आप लोगों ने बजट के बारे में सुना हो, इसका विकल्प बी सही है, यानी 7 लाख रुपए इसका आंसर सही। तो करेक्ट आंसर इज बी, 7 लाख रुपीस। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और इसको डिटेल कर लेते हैं कि वर्तमान में जो टैक्स स्लैब है, इनकम टैक्स स्लैब, उसके अंतर्गत क्या स्थिति है। तो अगर 7 लाख रुपए किसी की पहले आमदनी होती थी तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता था 33,800। वर्तमान में क्या स्थिति है नाउ, अब उसे कोई भी यहां पर पे नहीं करना पड़ता है इनकम टैक्स में, अर्थात उसे बेनिफिट कितना हो रहा है, 33,800 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टैक्स स्लैब दी गई है, उस पर कितना जो है टैक्स पहले देना पड़ता था, अब कितना फायदा हो रहा है, इस पेज में ये पूरा दिया हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम आपको दिख रहा होगा कि वर्तमान जो हमारे इनकम टैक्स रिजीम है उसका क्या स्थिति। तो आप इस टेबल को अच्छी तरह से पढ़ें। अब आते हैं हम अगले उत्तर की तरफ, जो कि तीसरा प्रश्न है हमारा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? विकल्प ए है 7.1%, विकल्प बी है 6.1%, विकल्प सी है 5.6% और विकल्प डी है 4.9% या 4.9%। तो आईएमएफ का जो एस्टिमेशन है हमारी ग्रोथ रेट के बारे में, आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वो अल्पकालिक जो लेन देन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इसमें इसमें जो आपका सही उत्तर आएगा वो बी आंसर सही है, 6.1%। तो 6.1% आपका आंसर यहाँ पे सही है, यानी बी उत्तर सही। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं कि इसमें और क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए, वो भी हम फटाफट जानते हैं। अब आईएमएफ ने 6.1% ग्रोथ रेट क्यों एस्टिमेट की है? क्योंकि इसके पहले जो हमारी ग्रोथ रेट थी 2021-22 में, वो 2023-24 की तुलना में अधिक थी। कितनी थी बोलो? 8.7% थी। अब वो घटकर कितनी हो गई? 6.1% हो गई। तो घटने का कारण आईएमएफ ने क्या बताया है? घटने का कारण बताया है कि आर्थिक गतिविधियों में कमजोरी आई है। आर्थिक गतिविधियों में कमजोरी, आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो मोटे तौर पर 3 प्रकार की। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें हम कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, यानी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोसेसिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। थर्ड में हमारा सर्विस सेक्टर आता है। इस प्रकार से ये तीनों जो क्षेत्र हैं हमारे, सरल भाषा में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इनमें कमी आई है, अर्थात मांग कम होने के कारण ये जो उत्पादक गतिविधियां हैं वो घटी है। पहला कारण तो आईएमएफ ने ये बताया है। दूसरा कारण क्या बताया है? बाहरी मांग में कमी। आप जानते हैं यूक्रेन रशिया वार होने के बाद जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड है, उसमें कमी आई है। और उसके पहले कोविड की स्थिति थी, ऑलरेडी अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमी, और ऊपर से ये युद्ध की स्थिति बन गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में, अर्थात जो हमारा निर्यातक क्षेत्र है वो भी कमजोर हुआ है। तो इन दोनों कारणों से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो घट करके पिछले वर्ष के मुकाबले में 6.1% हो गई। तो ये हमारा प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, उसमें क्या पूछा।
वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल बी स्पेंट और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर इन 5 ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 2023 और फिस्कल ईयर 2023। तो आपके सामने जो विकल्प है, विकल्प ए 1.4%, विकल्प बी 2.1%, विकल्प सी 1.9% और विकल्प डी है आपका 1.7%। आपको इन चार विकल्प में से एक विकल्प को चुनना है ना? तो यहां पर अगर आप देखें तो इसका उत्तर है 2.1%, यानी बी विकल्प सही। तो बी उत्तर इसका सही है 2.1%, है ना? इस पर स्वास्थ्य पर जीडीपी। अब आइए स्वास्थ्य पर जीडीपी पर जो सरकार हमारी खर्च कर रही है उसकी स्थिति क्या है उसको भी हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमने दिए हैं। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर touched 2.1% of GDP in fiscal year 23 and 2.2% in fiscal year 22 against 1.6% in financial year 21 as per the economic survey 22-23 tabled in Parliament of Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday। तो देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारा जीडीपी पर जो हेल्थ सेक्टर में खर्च किया गया है वो कितना है? 2.1% है। और ये जो 2.1% है इसमें जो आपका जीडीपी है वो काफी कम है अन्य देशों के मुकाबले में, और हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो इसीलिए कमजोर है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जो हेल्थ सेक्टर को काफी महत्व देते हैं, तवज्जो देते हैं। उसमें से एक राज्य है हमारा केरल। केरल के बारे में आप जानते होंगे, जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वहां के जो स्वास्थ्य संकेतक है वो काफी अच्छे हैं। तो केरल जो है वो प्रति व्यक्ति जो खर्च करता है हेल्थ सेक्टर पर वो करीब करता है कितना? 2100 रुपए करता है। और भारत में जो औसत खर्च होता है वो करीब 9871 रुपीज केरल करता है। और वैसे अगर देखा जाए भारत में औसत 2100। तो ये करीब जो है 4 गुना आपका खर्च हो जाता है पर कैपिटा। अब आप सोच के देखिएगा कि औसत से 4 गुना अगर केरल खर्च करेगा हेल्थ सेक्टर पर तो निश्चित है कि वहां के स्वास्थ्य जो संकेतक है वो काफी अच्छे। आपको ये भी मालूम होगा कि केरल इन्हीं सब वजहों से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी जन आंखी संक्रमण की तीसरी अवस्था में पहुंचने वाला पहला राज्य। आपने देखा होगा वहां डेथ रेट भी कम है, वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, वहां मदर मोर्टेलिटी रेट भी कम है, वहां पर अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो उसमें भी काफी आगे है केरल। तो ये सभी इसलिए संभव हुआ है क्योंकि केरल सरकार जो है वो हेल्थ सेक्टर पर काफी ध्यान दे रही है। अब हम अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न हमारा है व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल बी एक्सपेंडिचर और एजुकेशन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो इस वित्त वर्ष में जो आगामी हमारा वित्त वर्ष है जो 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च तक इसकी अवधि रहेगी, उस दौरान शिक्षा क्षेत्र पर कितना खर्च किया जाएगा? विकल्प ए है 2.8%, विकल्प बी है 2.9%, विकल्प सी है 2.5% और विकल्प डी है आपका 4%। तो आपको इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सिलेक्ट करना है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो 2.9% आपका आंसर इसमें सही है, यानी 2.9% 2023-24 में शिक्षा क्षेत्र पर खर्च होगा। ये आपको याद रखना है। आपको पता होगा कि एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है हमारी नई, उसमें शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाए। तो आप भी जानते हैं कि ये जो खर्च है वो धीरे धीरे सरकार बढ़ाएगी, एकाएक से ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से उस पर खर्च करने लगे।
इसके बारे में जो और जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो भी हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उस पर जो खर्च किया जा रहा है वो 2.9% 23-24 में खर्च होगा। इसके पहले वाले वर्ष में जो खर्च हो रहा था वो कितना था? 2.8% था। 2.8% जो एजुकेशन पे सबसे ज्यादा खर्च किया गया इसके पहले, वो किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2016। उससे केवल ये 0.1% अधिक। तो यहां पर आप देखेंगे सोशल सेक्टर पर अभी भी हमारी जो सरकार है वो काफी कम खर्च कर रही है। Several policies, prescriptions on education, including the new National Education Policy 2020, have reiterated the need to push up public investment in the sector to 6% of GDP. आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जो तमाम नीतियां हैं सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि इसको बढ़ा करके 6% किया जाना चाहिए। आप जानते हैं किसी भी देश का जो मानव संसाधन होता है या ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो विकसित या कुशल तभी होता है जब वहां पर हेल्थ और एजुकेशन बहुत अच्छी स्थिति में। हमारे देश में ये दोनों सेक्टर कमजोर हैं। उसका बड़ा कारण है कि एक बड़ी आबादी का फर्क। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, इन बजट 23-24 व्हाट इज द लिमिट ऑफ फिस्कल डेफिसिट फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट्स? स्टेट्स के बारे में कहा गया है ना, यानी राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है उसकी सीमा कितने प्रतिशत रखी गई है? विकल्प ए है 3.5%, विकल्प बी है 4%, विकल्प सी है 4.5% और विकल्प डी है इनमें से कोई नन ऑफ दिस। तो आपको चारों विकल्पों में से एक विकल्प सिलेक्ट करना है। आपका जो आंसर सही होगा वो होगा विकल्प ए, यानी 3.5%। तो 3.5% आंसर इज करेक्ट। आपको मालूम होगा कि पहले यह सीमा 4% थी। कितने प्रतिशत थी? 4%। अब इसे 0.5% कम किया है ना। तो ये क्यों किया गया है? जो हमारी केंद्र सरकार है वो राज्यों को फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए किस तरह से प्रमोट कर रही है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, द फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटेड दैट द स्टेट्स विल बी अलाउड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑफ विच 0.5% will be tied to power sector reforms. States will also be provided a 50-year interest-free loan. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. देखिए यहाँ पे दो बातें कही। पहली बात तो ये कही गई है कि राज्यों को जीएसडीपी का 3.5% फिस्कल डेफिसिट करना होगा। इसके लिए सरकार क्या करेगी? पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करेगी। कौन? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार राज्यों का जो पावर सेक्टर है उसके रिफॉर्म्स के लिए क्या करेगी? पैसा मुहैया करेगी। क्योंकि आप जानते हैं पावर सेक्टर जो राज्यों का है वो काफी घाटे में चल रहा है ना। और उसके लिए सरकार जो होगी वो 50 वर्ष के लिए राज्यों को लोन प्रोवाइड करेगी, है ना। और ये लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि जो हमारी केंद्र सरकार की नीति है, यानी जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, उस दिशा में एक अच्छा कदम है। नेक्स्ट प्रश्न हम आते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। Under the fiscal consolidation policy, what percentage of fiscal deficit is targeted till 2025-26? राजकोषीय समेकन नीति के अंतर्गत राजकोषीय घाटा 2025-26 तक कितने प्रतिशत लक्षित किया गया है ना।
यानी 25-26 तक जो राजकोषीय समीकरण के अंतर्गत हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कितने प्रतिशत होना चाहिए। विकल्प ए है 5%, विकल्प बी है 4.5%, विकल्प सी है 4% और विकल्प डी है 3.5%। सोच के आप लोग बताइएगा, इसका आंसर सही होगा बी, यानी 4.5। तो 4.5% आंसर करेक्ट, यानी बी, बी आंसर करेक्ट। अब हम जानते हैं इसके बारे में कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी क्या होती है, ये दोनों टर्म भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जो राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, ये सरकार का सबसे बड़ा घाटा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने अगर इसका डेफिनेशन पढ़ा हो, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस नेट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट प्लस अदर लायबिलिटीज, ये डेफिनेशन या फार्मूला है। यानी राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, बजट घाटा धन सरकार की शुद्ध उधारियां धन सरकार की अन्य देयताएं। अगर हम सरल भाषा में कहें राजकोषीय घाटा के बारे में, कि कोई व्यक्ति मान लो एक्स है ना? और एक्स व्यक्ति 100 रुपए कमाता है। कितने रुपए? 100 रुपए कमाता है और वो खर्च करता है 110 रुपए। तो ये हुआ बजट घाटा, यानी वो -10 में, यानी आय से अधिक व्यय होगा, ठीक है। तो बजट घाटा तो समझ में आया। अब हमने क्या बोला, नेट बोरोविंग बाय द, आप ध्यान दीजिए, इस घाटे को, जो घाटा हुआ है 10 रुपए का, वो कहीं ना कहीं से उधार लेगा, तो उसको बोरो करना पड़ेगा, है ना। अब वो 10 रुपए उसने उधार लिए, अब हो सकता है 10 की बजाय उसने 20 रुपए उधार लिया, क्योंकि 10 से कम में तो काम चलेगा ही नहीं। तो मान लेते हैं 20 रुपए उधार लिया, तो ये हो गई आपकी बोरोविंग। नेट बोरोविंग का मतलब ये होता है कि 20 रुपए में से मान लो उसने 4 रुपए चुका, तो नेट बोरोविंग कितना हो गया, 16 रुपए। तो वो जोड़ लीजिएगा यहाँ पे 10 धन 16 प्लस अन्य देयता। अदर लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कि अदर लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि जैसे एक्स व्यक्ति, एक तो बेचारा घाटे में चल रहा है, उधार भी लिया घाटे को पूरा करने के लिए। अब क्या होता है, इसी दौरान शादी भी आ गई उसके यहाँ पे, तो शादी में परिवार को लेके भी जाना है, ठीक है। तो इसके लिए फिर और उधार लेंगे, तो ये अन्न देता है। या उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी है पुराना, किसी को पैसा देना है उसको, तो उसको भी जोड़ देंगे, तो वो अन्न देता है, अदर लाइबिलिटीज कहलाती है। मान लेते हैं अब शादी विवाह में जाना है उसको, तो वहां 4 रुपए खर्च होता है। इस प्रकार से जो फिजिकल डेफिसिट हुआ है वो 30 रुपए हो गया है। ठीक समझ में आया आपको राजकोषीय घाटा, मैंने बड़े सामान्य भाषा में समझाया। अब हम बात करते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन की। राजकोषीय समेकन, राजकोषीय समेकन का मतलब ये होता है कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसे हम कैसे कम करें, है? तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हमें किसी से उधार ना लेना पड़े, और दूसरा तरीका है अन्य देयताओं को कम करें। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका व्यय है, एक तो उसे आपको घटाना पड़ेगा और आय को बढ़ाना। सरल भाषा है, राजकोषीय समेकन करने के लिए हमें अपनी आय को बढ़ाना चाहिए और व्यय को कम करना चाहिए, है ना। आपको मालूम होगा, इसी के लिए सरकार ने एक हमारे यहाँ एक्ट लाई थी सरकार, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ये जो एक्ट आया था 2003 में, फिर इसमें संशोधन हुआ 2005 में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, राइट। तो ये फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए लाया गया। तो एक बार इसको डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखा है। फिजिकल कंसोलिडेशन इज सेट ऑफ पॉलिसीज अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट सो एज टू रिड्यूस, देखो आ गया, गवर्नमेंट डेफिसिट्स एंड डेट एक्यूमुलेशन, यानी सरकार के जो घाटे हैं उन्हें कम करे। दूसरा इसमें कहा गया है कि डेट एक्यूमुलेशन, जो डेट यानी ऋण इकट्ठा होता है उसको भी कम करे। क्योंकि देखिए, ऋण अगर आप लोन लेते हैं, डेट क्रिएशन करते हैं आप, तो आपको क्या होता है, एक तो उसका प्रिंसिपल चुकाना है, दूसरा आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी।
लायबिलिटी का मतलब होता है जो आपको देना है, वो कहलाता है लायबिलिटी। दे आर मेजर्ड एज ए परसेंट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। इसको फिस्कल कंसोलिडेशन को कैसे नॉमिनल जीडीपी पे मापा जाता है। डेफिसिट्स कैन बी कर्ब्ड बाय बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ लीडिंग टू मोर रेवेन्यूज एंड लेस एक्सपेंडिचर। मतलब इसका सबसे रामबाण जो तरीका है वो क्या है कि हम अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाएं। देखिए, ग्रोथ रेट का बढ़ने का मतलब होता है उत्पादक गतिविधियों का बढ़ना। सिंपल है, उत्पादक गतिविधियां बढ़ेंगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो लोग ज्यादा टैक्स पे करने की स्थिति में होंगे, अर्थात सरकार की आय बढ़ेगी। तो इस सब एक पूरा मैकेनिज्म है ना। उस मैकेनिज्म में आप देखेंगे सरकार का जो एक्सपेंडिचर है क्योंकि उसको भी वो घटाए और साथ में इधर आय बढ़ाए तो हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन हो। तो आसान शब्दों में हम कहें राजकोषीय समेकन या फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक प्रकार से जो खर्चे वर्चे हो रहे हैं अनावश्यक उनको सबको समेटना, है ना। समेटना या उनको मैनेज करना, वो फिस्कल कंसोलिडेशन है। दो तरीके हैं, हमें रेवेन्यू बढ़ाना है और एक्सपेंडिचर को कम करना। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 8वां है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स ऑफ बैंक्स टिल सितंबर 2022। सितंबर 2022 तक बैंकों की गैर निष्पादन परिसंपत्तियों का प्रतिशत कितना था। विकल्प ए है 6.5%, विकल्प बी है 8.2%, विकल्प सी है 8.3% और विकल्प डी है 5%। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है, तो आपका आंसर होगा डी यानी 5%। तो विकल्प डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं एनपीए के बारे में और क्या जानकारी है हमारे पास, वो आपसे साझा करते हैं। पहले तो आता है कि डेफिनेशन क्या है परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस यानी गैर निष्पादित परिश्रम। A non-performing asset is a loan or advance for which the principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days। यदि किसी व्यक्ति ने बैंक से उधार लिया है या अग्रिम लिया है, एडवांस लिया है और उसका वो 90 दिन तक ना तो प्रिंसिपल यानी मूल चुका रहा है और ना ही उसका ब्याज पे कर रहा है, तो ऐसी असेट्स को क्या कहा जाता है, नॉन परफॉर्मेंस। अब नॉन परफॉर्मेंस का क्या मतलब, देखो आप ऐसे समझ, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है एक्स, उसने लोन लिया है बैंक से। अब ना तो वो भैया ब्याज दे रहा है और ना वो प्रिंसिपल दे रहा है। अब स्थिति देखो, तो बैंकों के पास यानी जो उधारी दी है बैंक, वो वापस नहीं आ रही। अब बैंक की भी लाइबिलिटी है दूसरों के प्रति, तो वो उनको नहीं चुका पाएंगे और बैंक जो है वो एक प्रकार से बैंकरप्ट भी हो सकता है अगर एनपीए बढ़ता जाएगा। ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस असेट्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो पैसा उसे जमा करना चाहिए था, जो ब्याज जमा करना चाहिए था, बैंक उसे किसी दूसरे को उधार देता या उत्पादक गतिविधियों में निवेश करता तो उससे निष्पादन यानी परफॉर्मेंस यानी उससे कुछ रिटर्न मिलता, आय होती, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसे नॉन परफॉर्मेंस कहते हैं। अगर सरल भाषा है तो ऐसी परिसंपत्तियां गैर उत्पादक। अब बैंक्स ने इन इन असेट्स को एनपीए को तीन कैटेगरीज में रखा है। पहला है सब स्टैंडर्ड असेट्स। ये क्या होती है, assets which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months, यानी 12 महीने से कम या 12 महीने तक जो असेट्स क्या है जिन पर ना ब्याज आया है ना उसका मूलधन अदा किया गया है, ऐसी असेट्स को हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड असेट्स। दूसरे प्रकार की जो असेट्स हैं उन्हें हम कहते हैं डाउटफुल असेट्स। An asset would be classified as doubtful if it has remained in the substandard category for a period of 1 month। यानी जो सब स्टैंडर्ड असेट्स हैं
अगर वो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रहती हैं तो ऐसी असेट्स को कहते हैं डाउटफुल असेट्स, अर्थात इनके वापस आने की संभावना संदेहास्पद है। ठीक है, अब आता है तीसरा लॉस असेट्स, यानी अब ये असेट्स जो है हमारी गई। लॉस असेट्स एज पर आरबीआई, लॉस असेट्स considered uncollectible and of such little value that its continuance as a bankable assets is not warranted, although there may be some salvage or recovery values। कहने का मतलब ये है कि ऐसी जो असेट्स हैं जो अनकलेक्टिव, अब जिनके कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है या नहीं किया जा सकता है, तो उनको हम कहते हैं लॉस असेट्स। तो आप याद रखिएगा इन चारों बातों को। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन द बजट 23-24 द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर आइटम ऑफ द गवर्नमेंट इज। बजट 2023-24 में सरकार की सर्वाधिक व्यय की मद क्या है? पहला है राज्यों का कर और शुल्क शिक्षा, दूसरा है ब्याज भुगतान, तीसरा है केंद्र प्रायोजित योजनाएं और चौथा है रक्षा क्षेत्र। यानी शेयर ऑफ स्टेट्स इन टैक्स एंड ड्यूटीज। पहला ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट, तीसरा है केंद्र प्रायोजित योजनाएं अर्थात सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और फोर्थ है आपका डिफेंस। तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर है डी। अभी भी हमारा रक्षा क्षेत्र जो है उस पर सरकार काफी खर्च करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उन वो जिन देशों के साथ लगी हुई है वो एनिमी कंट्रीज है ना, और दूसरा हमारा इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो काफी बड़ा है। तो इन सभी कारणों से जो रक्षा क्षेत्र है उस पर अभी भी ज्यादा खर्च किया जा रहा है। अब देखिए हम इसके बारे में अदर सेक्टर्स पर क्या स्थिति है, दूसरे सेक्टर्स पर सरकार कैसे खर्च करती है, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सरकार के जो खर्च के पहलू है, सॉरी एक मिनट यहाँ पे आंसर करेक्ट करना पड़ेगा, ये आपका बी उत्तर सही है ना, ब्याज भुगतान। ये सॉरी यहाँ पर सर्वाधिक व्यय पूछा है तो आपको लगाना है यहाँ पर ब्याज। ओके, अब हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो इसका जो डिटेल है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा देखिए आप खर्च हो रहा है कहाँ पे, ब्याज भुगतान में खर्च हो रहा है। ये ब्याज भुगतान सबसे बड़ी मद है। उसके बाद अगर हम देखें तो 18% जो सरकार हमारी खर्च करती है वो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है, यानी शेयर ऑफ स्टेट्स इन टैक्स एंड ड्यूटीज 18% है। और तीसरा जो सबसे बड़ा खर्च का क्षेत्र व्यय का वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उस पे 17% खर्च करती है हमारी सरकार। ये आपको याद रखना। बाकी जो क्षेत्र है हमारे वो यहाँ पे दिए गए हैं, उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है हमारा, बजट 2023-24 में किसी मंत्रालय पर सर्वाधिक खर्च किए जाने का प्रावधान है। In the budget 2023-24 on which one ministry there is a provision to spend the most? First is रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेकंड इज भूतल परिवहन मंत्रालय अर्थात रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, सेकंड थर्ड वन इज रेलवे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, फोर्थ वन इज उपभोक्ता खाद्य एवं नागरिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एंड कंज्यूमर फूड। ये है आपका चौथा विकल्प। इन चारों में से आपको ये विकल्प चुनना है, तो आपका आंसर सही है रक्षा मंत्रालय। अब विभिन्न मंत्रालयों में पर जो खर्च किया जाना है 2023-24 की बजट में, उसकी स्थिति क्या है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है रक्षा मंत्रालय
पर जो खर्च होगा वो 5.94 लाख करोड़ रुपए होगा। सेकंड हमारा जो मिनिस्ट्री है जिस पर खर्च होगा सबसे अधिक, वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। फिर तीसरा हमारा रेल मंत्रालय है। इस प्रकार से जो मंत्रालय है उनकी स्थिति यहाँ पे बताई। तो आज फ्रेंड्स हमने आपसे बजट पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर आपसे डिस्कशन किया और उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हमने आपको बताई। आज का जो हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन का सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।